बच्चों, और फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। 9th क्लास विज्ञान विषय में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस पार्ट में हमने बहुत कुछ देख लिया कि पदार्थ जो है वो किसे कहते हैं, फिर से देख लिया एक बार, पार्ट 1 में भी देखा था हमने। फिर पदार्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण किसको कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जो मिश्रण के प्रकार हैं वो क्या हैं। अभी हम लोग जो है वो समांगी मिश्रण के बारे में ही पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, जो कि विलयन कहलाते हैं। फिर विलयन के गुण पढ़े हम लोगों ने, फिर उसके बाद निलंबन के गुण, ठीक है, एक उदाहरण देखा निलंबन के ऊपर आधारित। अब हम लोग देखेंगे कोलाइडल विलयन क्या है। क्या है तीसरा प्रकार आपका? कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कौन से ग्रुप को? जो स्टार्टिंग में क्रियाकलाप 2.2 में हमने 4 ग्रुप बांटे थे ना, द को जो मिश्रण दिया हमने वो कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहलाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, यानी ये देखने में बिल्कुल समांगी लगता है लेकिन एक्चुअल में विषमांगी होता है। ये समांगी क्यों लगता है? क्योंकि इसके कण जो है वो समान रूप से फैले हुए रहते हैं पूरे विलयन में। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार भी छोटा होता है, ठीक है। इस कारण ये कैसा प्रतीत होता है? समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन जो है वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि दूध, जब भी आप दूध को फ्रिज में रखते हो तो आप ये देखा करो कि जो फैट वगैरह है वो सब ऊपर आ जाती है ना, यानी उसका जो भी संगठन है वो एक जैसा नहीं रहता, इक्वल नहीं रहता है पूरे मिश्रण के अंदर। फैट वगैरह, मलाई वगैरह सब ऊपर आ जाती है, ऊपर जो है थिकनेस रहती है और नीचे जो है वो पानी वगैरह नीचे चले जाते हैं और नीचे पतला रहता है दूध। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। मतलब इसमें दोनों के गुण हैं, देखो, समांगी के और विषमांगी के। कण जरूर छोटे हैं, है ना, लेकिन विषमांगी मिश्रण होते हुए भी प्रकाश किरणों को फैला रहे हैं। ये किरणों को आसानी से फैला देते हैं। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना क्या कहलाता है बेटा? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और आता है टिंडल प्रभाव क्या है, प्रश्नों में भी आता है आपके। तो प्रकाश की किरण का फैलना किसके द्वारा? माध्यम के कणों द्वारा क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे चित्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखो, आपने कभी सर्दियों में या अर्ली मॉर्निंग जब भी, जैसे सूरज जब उगता है या सूर्योदय होता है, उस समय आप देखना कहीं कोई रोशनदान या कहीं कोई झिर्रियाँ होती है तो वहाँ से प्रकाश आता है, उसमें धूल के कण भी आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं। प्रकाश की एक बीम या प्रकाश जो है वो एक सीधा वहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है आपको, देखते हो आप, वो टिंडल इफेक्ट ही होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन आप जानते हो समांगी मिश्रण है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, रोशनी जो दिख रही है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि है ना, यहाँ पर बंद कमरे में विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम आँख से तो नहीं देख सकते, लेकिन ये प्रकाश को आसानी से फैला देता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बंद कमरे के अंदर जो है वो अर्ली मॉर्निंग या जल्दी सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस दौरान देखो आप रोशनदान या कहीं किसी छेद या झिर्री से जब रोशनी आती है तो ये धूल और कार्बन के कण, धूल मिट्टी के कण जो है उसमें उड़ते हुए, तैरते हुए भी हमें दिखाई देते हैं, प्रकाश के उसमें मार्ग में दृष्टिगोचर होते हैं। कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ भी हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखो, बहुत घना वन हो जहाँ पेड़ों से ढका हुआ और बिल्कुल अंधेरा रहता है सरफेस पे, वहाँ कहीं भी यदा कदा देखा करो आप, पत्तियों के बीच से सीधी प्रकाश की एक बीम या जो लाइट है वो नीचे गिरती है, तो वहाँ भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए वहाँ भी ये कोलाइड इफेक्ट हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपके कोलाइड के सामान्य उदाहरण हैं सारणी 2.1 में, जो आप कर लेना, ये सारणी बना लेना आप अपनी कॉपी में। द्रव देखिए, परिक्षिप्त और परिक्षेपण।
ये परिक्षिप्त और परिक्षेपण क्या है? परिक्षिप्त और परिक्षेपण जो है वो दो भाग हैं। किसके? कोलाइड के। कोलाइड के दो भाग हैं। जैसे विलयन के दो भाग होते हैं ना, विलय और विलायक, वैसे ही कोलाइड के दो भाग होते हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। परिक्षेपण माध्यम तो वो होता है जैसे विलायक होता है ना घोलने वाला वो, और परिक्षिप्त होती है वो जो उसके अंदर घुलता है। और फिर किस प्रकार का क्या नाम देंगे उसको जो कोलाइड बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले अगर परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस, तो क्या बनेगा? एरोसोल। ठीक है। जैसे आप देखते हो कोहरा, बादल, कुहासा, इसमें क्या होता है आप जानते हो ना, गैस के अंदर, वायुमंडल में जो गैसें हैं उसी के अंदर छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें तैरती है, जिसके कारण ये सब बनता है, कोहरा, बादल, कुहासा। और इस प्रकार बने कोलाइडल को हम कहेंगे एरोसोल। कब? जब द्रव जो है वो गैस में घुलता है। फिर ठोस जब गैस में घुलता है तो भी एरोसोल होता है, क्योंकि कोहरा, कुआसा, धुआं, स्वचालित वाहन, निथार, ये जो भी है धुएं वगैरह में आप देखते हो ना, कार्बन के कण भी तैरते रहते हैं, कार्बन ठोस है। धूल मिट्टी के कण भी तैरते रहते हैं, तो वो भी एरोसोल कहलाएगा। एरोसोल एयर से बना है, क्योंकि यहाँ पर विलायक माध्यम या घुलाने वाला या परिक्षेपण माध्यम क्या है बेटा? एयर है। जब गैस द्रव में घुलती है तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम वगैरह आपने देखी है ना। गैस जो है जब द्रव में घुलता है, गैस किस में घुले? द्रव में घुले तो फोम बनेगा। जब द्रव में घुलेगा तो इमल्शन बनता है, जैसे दूध है, फेस क्रीम है, ये है। ठीक है। ठोस जब द्रव में घुलेगा तो सॉल बनेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कीचड़ है ना। जब गैस है, गैस जो है वो ठोस के अंदर घुलेगा। गैस किस में घुलेगा? ठोस में घुलेगा तो फोम बनता है। जब गैस द्रव में घुले तो भी फोम बनता है, और गैस जब ठोस में घुले तो भी फोम बनता है, जैसे फोम, रबड़, स्पंज, है ना, और प्यूमिस आदि। द्रव जब ठोस में घुलेगा तो क्या बनेगा? द्रव कोई भी जब ठोस में घोलेंगे तो जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन। ठीक है। ठोस जब ठोस से मिलेगा तो ठोस सोल बनेगा, जैसे रंगीन, रत्न, पत्थर, ठीक है, दूध या कांच आदि। अब ये देखो जंगल में टिंडल प्रभाव, किस तरह से यहाँ पर रोशनी आ रही है ना बेटा, ऊपर से पत्तों के बीच में से एक लाइट बीम आ रही है, इसके अंदर आपको धूल मिट्टी के कण सब उड़ते हुए नजर आएंगे। अब कोलाइड की गुणधर्म देखेंगे। यह एक विषमांगी मिश्रण है, हम सब जानते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आँख से नहीं देखे जा सकते, जो कि एक समांगिकता का गुण है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये भी आपको पता है किसका है? ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि विषमांगी मिश्रण के कण बड़े होते हैं और प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। स्थायी तो होते हैं, इनको छान कर पृथक नहीं किया जा सकता इसलिए। लेकिन बेटा यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि जब इनको शांत छोड़ देंगे तब ये कण तल पर बैठ जाएंगे, तो स्थायी कैसे होंगे? अस्थायी होंगे ना। उस समय क्या होगा? कोलाइडल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया स्थायी है। स्थायी इसलिए है क्योंकि इनको छान कर अलग नहीं कर सकते हम लोग, इतने छोटे होते हैं कि जिस तरह विषमांगी मिश्रण के कणों को निस्यंदन द्वारा हम लोग अलग कर लेते हैं, वैसे इनको कर नहीं सकते, इसीलिए कोलाइडल स्थायी कहलाता है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि यानी अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा। अपकेंद्रीकरण आपने देखा होगा, जब आप मक्खन निकालते हो तो मथनी की सहायता से, रई की सहायता से या मिक्सी की सहायता से, ग्राइंडर की सहायता से गोल गोल घुमाते हो ना, उसको अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ऐसा करने पर जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जैसे मक्खन के कण होते हैं ना हल्के, वो ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे चले जाते हैं। क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 2.5 पदार्थों के पृथक्करण में, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? द्वारा अलग कर सकते हैं। अब देखो, कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त अपरावस्था और प्रेक्षण माध्यम से बनता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से कि विलयन के दो भाग होते हैं, वैसे ही कोलाइडल के भी दो भाग होते हैं। ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था। विलय पदार्थ की तरह का घटक, विलय पदार्थ जो घुलता है वही विलय होता है ना, घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं या डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। जो घुलाता है, जैसे कि जल होता है ना विलायक, वैसे ही परिक्षेपण माध्यम उसको घुलाएगा। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम
कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? ठोस, द्रव्य या गैस हो सकते हैं। तीनों में घुलेगा, अगर घुलेगा तो की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए, ये हम पहले ही देख चुके हैं बेटा। सारणी 2.1 तो सारणी 2.1 में जो है वो परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जितने तरह के कोलाइडल को बांटा जा सकता है वो दिया गया है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप कर सकते हो आसानी से। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए, कर सकते हो। विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? सारणी बनाइए, तीनों के गुण लिखिए। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करनी है आपको। सांद्रता ज्ञात करने के सूत्र हमने कल के वीडियो में देखे थे, ठीक है। तो चलिए पाठ को जो आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो से।